बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइम शेयरिंग। टाइम टाइम शेयरिंग उससे पहले हमने बैच सिस्टम के अंदर पढ़ा था यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द जॉब व्हेन इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब कोई जॉब एग्जीक्यूट हो रही होती है तो यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। सिंपल बैच सिस्टम में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो अर्ली कंप्यूटर थे वो इस तरीके से प्रोसेस करते थे, इस तरीके से काम करते थे कि यूज़र उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता था डायरेक्टली। वो जॉब प्रिपेयर करता था, उस जॉब में उसका डाटा होता था, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती थी, उसकी इंस्ट्रक्शंस होती थी जिन्होंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता था। वो उसको प्रिपेयर करके ऑपरेटर को सबमिट करवा देते थे। अब जो ऑपरेटर था वो इसको प्रोसेस करता था एक के बाद एक जॉब। उसमें हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर आपने 12 को 2 पे डिवाइड करना है तो आप कैलकुलेटर का के लिए प्रोग्राम राइट करोगे, 12 और 2 दोनों वैल्यूज़ प्रोवाइड करोगे, उसके बाद कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे। तो ये आप जब कंप्लीट डाटा ऑपरेटर को प्रोवाइड करोगे तो वो इसको अब ऑपरेटर क्या करता था, उसके पास डिफरेंट जॉब्स होती थी। वो एक एक जॉब के लिए जो है वो रिसोर्सेज को सेट करता था और उस जॉब को एग्जीक्यूट करता था। उसे जब नेक्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करना था तो पहले उसके लिए प्रोसेस रिसोर्सेज को सेट करता था, फिर उसको एग्जीक्यूट करता था। तो ज़्यादा टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन की बजाय इनपुट और आउटपुट में वेस्ट होता था। जो सीपीयू था वो आइडल रहता था, फ्री रहता था, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। फिर जो है वो बैच क्रिएट किए गए। जब बैच सिस्टम आए तो उनके अंदर जो है वो इस तरीके से काम किया गया कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। उसमें क्या हुआ कि बैच बनाए गए, जो सेम टाइप के प्रोग्राम्स थे, जो प्रोसेस थे, जो जॉब्स थी एग्जीक्यूशन के लिए, उनको एक बैच में रखा गया। और जब ऑपरेटर किसी जॉब को एग्जीक्यूट करना चाहता था तो वो एक बैच को लेता था, उसके लिए रिसोर्सेज को सेट करता था, उसकी तमाम जॉब्स को लोड करता था और उसको एग्जीक्यूट कर देता था। फिर जब नेक्स्ट जॉब मतलब नेक्स्ट उसने पूरे बैच का एग्जीक्यूट करना होता था, उसके रिसोर्सेज को सेट करता था, वो इनको एग्जीक्यूट करता था। थोड़ा सा यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी सिस्टम को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया। फिर जो है वो इसमें और भी जो इश्यूज थे कि कोई जॉब जो इनपुट या आउटपुट परफॉर्म करती थी, वो कोई और उसने प्रोसेस परफॉर्म करना होता था। वो सीपीयू उस दौरान उसको अगर एग्जीक्यूट कर रहा होता था तो वो अपना मतलब प्रोसेस परफॉर्म करती थी, सीपीयू आइडल रहता था और उसको जो है वो वेट करना पड़ता था जब तक कि वो जॉब अपना काम कंप्लीट करके उसके पास वापस नहीं आ जाती थी और वो उसको एग्जीक्यूशन को शुरू करता था। इसको ओवरकम करने के लिए जो है मल्टी प्रोग्रामिंग की तकनीक इंट्रोड्यूस करवाएगी। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में इस तरह से था कि सीपीयू के पास प्रोसेस होते थे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब वो इन प्रोसेसेस को जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो एडजस्ट करता था, लोड करता था, जो कि रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होते थे। अब अगर प्रोसेस ज़्यादा है, मेन मेमोरी की स्पेस कम है, तो वो क्या करता था कि मेमोरी मैनेजमेंट करता था और जितने प्रोग्राम कुछ थे उनको मेन मेमोरी में लोड करवाता था, जो बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम थे उनको वो सेकेंडरी स्टोरेज का कुछ हिस्सा वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज़ करता था और वहाँ पे वो इनको स्टे करवाता था जब तक कि उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती थी। वो अब कौन से प्रोसेस मेन मेमोरी में रहेंगे और कौन से सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जाएंगे, इसका डिसीजन जो था वो जॉब स्केजलिंग पे बेस करता था। अब जॉब स्केजलिंग क्या थी कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होते थे, सिस्टम डिसाइड करता था कि उनमें से किस प्रोसेस को की एग्जीक्यूशन पहले होगी और किसकी बाद में होगी। और जिनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट में होती थी उनको मेन मेमोरी में लोड कर लिया जाता था, जिनकी थोड़ी लेट होती थी कुछ टाइम पीरियड के बाद उनको सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ लेके जाया जाता था। तो जब उन्होंने एग्जीक्यूट होना होता था तो उनको रैम के अंदर जो है वो लोड किया जाता था। ये जॉब स्केजलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज किया जाता था। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था मल्टी प्रोग्रामिंग का वो ये था कि अगर मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता था,
अगर तो उसने मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान उसने कोई प्रोसेस नहीं करना, कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं करना, तो कंप्लीट हो जाता था। अगर उसमें कोई मतलब इशू है जो कि उसने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई और एक्शन परफॉर्म करना था, तो सिस्टम क्या करता था कि सिस्टम अपनी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करता था, उसकी स्टेट को सेव करता था, एक नया प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए ले लेता था और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता था। मतलब कि सीपीयू आइडल नहीं रहता था, वो फ्री नहीं रहता था, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता था। जब प्रोसेस जो है वो अपना काम कंप्लीट करके वापस आता था, तो वो वहीं से जो जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था इसको सस्पेंड कर देता था, और जो प्रोसेस इनपुट या आउटपुट के लिए किसी और एक्शन के लिए जो है वो गया होता था, वो उसकी एग्जीक्यूशन को शुरू कर देता था। यहाँ पे टाइमलाइन में डिफरेंट प्रोसेस शुरू डिस्प्ले किए गए थे। P1 था, P2 था, P3 था। P1 ने एक नॉर्मल वे में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। P2 ने कोई एक्शन परफॉर्म करना था, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो सस्पेंड हुआ, उसकी स्टेट को सेव किया गया और P3 के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर लिया गया। अब P3 एग्जीक्यूट हो रहा था कि P2 वापस आता है। अब सिस्टम क्या करता है, P3 को सस्पेंड करता है, उसकी स्टेट को सेव करता है और P2 को दोबारा से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। जब P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो वो जो P3 था उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर लेता है। अब नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग। इन बैच सिस्टम द यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द जॉब। अब ये टाइम शेयरिंग का ही एक डीमेरिट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि यूज़र जो है वो जॉब के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता था एग्जीक्यूशन के दौरान। व्हेन इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, it means that all possible problem must be anticipated beforehand, as user cannot make correction during execution. अब जब यूज़र जो है एग्जीक्यूशन के दौरान उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे मतलब अगर हो सकती है उसकी एंटिसिपेशन पहले से होती है। It becomes very difficult when a program has to go through many phases such as compilation, linking, etc. अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा वहाँ पे सीरियस हो जाता है जब एक प्रोग्राम ने डिफरेंट फेजेस से गुजरना होता है। जैसे उसने यहाँ पे कोड राइट करते हो, वो कंपाइल होता है, उसके साथ लाइब्रेरी फाइल्स लिंक होती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन होती है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन व्हाट टू डू इफ़ अ पार्टिकुलर फेज फेल्स। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है कि अगर कोई फेज़ किसी मसले की वजह से फेल हो जाता था तो वो मतलब उसको कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया जा सकता था पहले से। अनदर प्रॉब्लम इज़ द डिबगिंग ऑफ अ प्रोग्राम। दूसरा मसला जो वो डिबगिंग का था, ऑल डिबगिंग इज़ स्टैटिक। मतलब एक यूज़र ने प्रोग्राम राइट किया, इंस्ट्रक्शन राइट की, जिस तरह से आपने 12 को 2 पे डिवाइड करना था, जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शन राइट किया आपने वहीं पे उसको एक दफ़ा डीबग कर लिया। मतलब आपने खुद से उसको व्यू करना है, आपने खुद से उसको देखना है कि कहाँ पे एरर है, आपने उसको रिमूव करके करेक्ट करना है। लेकिन अगर कहीं पे मतलब एरर जो है वो आपको वहाँ पे पता नहीं चलता, तो वहाँ पे क्या हो सकता था जब आपका इंटरेक्शन ही नहीं है सिस्टम के साथ, आपने तो जो है वो एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस को राइट कर दिया, उसको रीबग भी कर लिया, इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सलूशन नहीं था। द ओनली इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट इज़ वाई द प्रोग्राम इज़ गिविंग इनकरेक्ट आउटपुट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यूज़र ने तो डिबग कर लिया, अब उसके माइंड में नहीं है कि इसमें कोई एरर हो सकती है। अब उसको किस तरह से अंदाज़ा हो सकता है कि अगर जो डिफरेंट फेजेस पे अब रॉन्ग जब वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस टू मेक कंप्यूटर सिस्टम मोर इंटरेक्टिव। अब इसके लिए टाइम शेयरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेसिकली मतलब प्रीवियस पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहा है कि चूँकि यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था, तो अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई एरर होती थी तो उसके मतलब उसको भी हैंडल करने का मतलब पता नहीं चलता था। अगर कंपाइलिंग फेल हो गई है, लिंकिंग फेल हो गई है, तो जो ऑपरेटर होता था उसका जो प्रोग्राम होता था, उसकी इंस्ट्रक्शन होती थी, उसको एटीट्यूड वापस कर देता था कि उसको उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये यूज़र को पता नहीं चलता था। या फिर अगर मतलब उसका उसने कोई इस तरह से एरर हुई है कोड राइटिंग के दौरान कि उसने 12 को 2 पे डिवाइड करना था, अब 12 को इसने 2 पे डिवाइड करने के बजाय 6 पे डिवाइड कर दिया। अब इस तरह की एक आउटपुट जनरेट हुआ, रॉन्ग आउटपुट। तो उसके रॉन्ग आउटपुट ने उसको जो है वो ये मतलब प्रोवाइड किया कि मतलब कहीं पे कोई इशू है। तो इसके लिए टाइम शेयरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये क्या है, CPU इज़ द
मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट इज शेयर्ड, सबसे अहम रिसोर्स है जो कि शेयर हो रहा है। ईच जॉब गेट्स CPU फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है, जितनी भी जॉब्स होती हैं वो थोड़े टाइम के लिए CPU को गेट करती हैं। व्हेन द एलोकेटेड टाइम पीरियड फॉर अ जॉब इज़ यूज्ड, जब वो टाइम यूज़ हो जाता है, द नेक्स्ट जॉब इन लाइन इज़ एलोकेटेड CPU। जो नेक्स्ट जॉब होती है लाइन के अंदर, उसको CPU एलोकेट कर दिया जाता है। द स्विचिंग बिटवीन जॉब्स अकर वेरी फ्रिक्वेंटली, जो जॉब के दरमियान में मतलब होता है, स्विचिंग होती है एक जॉब से दूसरी जॉब पे, तो ये बहुत तेज़ी के साथ होती है। अब टाइम शेयरिंग सिस्टम होता क्या था, इसके अंदर जो है यूज़र के, फॉर एग्जांपल सिस्टम के पास जो है वो 6 टास्क हैं। अब जो सिस्टम है वो इक्वल टाइम स्लाइस जो है वो सारे टास्क में जो है वो डिवाइड करता था, लाइक 1 माइक्रो सेकेंड फॉर ईच जॉब। सबको एक एक माइक्रो सेकेंड जो है वो एलोकेट कर दिया जाता था। अब एक जॉब ने, लाइक जॉब 1 है, उसको फर्स्ट टाइम स्लाइस मिला है, उसने अपना काम उसमें करना है। अगर तो इस टाइम पीरियड में वो अपना काम कंप्लीट कर लेती है तो ठीक है, वरना सिस्टम उससे लेके नेक्स्ट जॉब को दे दिया जाएगा, नेक्स्ट यूज़र की जो जॉब है उसको दे दिया जाएगा। अब यूज़र 1 का अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो वो दोबारा से जॉब पूल में आएगी, वो दोबारा से उस वेट करेगी, उसको दोबारा से टाइम स्लाइस मिलेगा। इसी तरह 2 के बाद 3, 4, 5, 6, जो जॉब जो है वो अपना काम कंप्लीट करेगी वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगी, और वो जॉब जो इस टाइम पीरियड में अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकेगी वो दोबारा से जॉब पूल में आएगी, उसको दोबारा से टाइम स्लाइस मिलेगा, और वो तब तक जो है वो सस्पेंड होगी, एग्जीक्यूट होगी, जॉब पूल में आएगी, नए सिरे से अपना टाइम स्लाइस लेगी, तब तक जब तक कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती। द स्विचिंग बिटवीन जॉब्स अकर वेरी फ्रिक्वेंटली। अब जो स्विचिंग होती है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है। CPU इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इट अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द जॉब एट इट इज़ रनिंग। अब ये यूज़र को इस काबिल बनाती है कि वो यूज़र जॉब के साथ इंटरेक्ट कर सके जब तक कि वो एग्जीक्यूट हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद जॉब्स दैट आर एग्जीक्यूटिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि वो यूज़र को उन जॉब के साथ इंटरेक्ट करने दे जो कि एग्जीक्यूट हो रही हैं। द कम्युनिकेशन यूजुअली अकर्स विया कीबोर्ड। अब ये जो कम्युनिकेशन होती है कीबोर्ड के थ्रू होती है। तो यूज़र गेट्स अ प्रॉम्प्ट टू एंटर कमांड। यूज़र को कमांड एंटर करने के लिए एक प्रॉम्प्ट, एक स्क्रीन दी जाती है। द यूज़र मस्ट नो द स्टेटस ऑफ द जॉब इन ऑर्डर टू एंटर रेलिवेंट कमांड। लेकिन यूज़र के पास जो है वो जॉब का स्टेटस पता होना चाहिए उसको, कि अब उसने कि इस पॉइंट पे कौन सी कमांड जो है वो एंटर करनी है। द आउटपुट ऑफ अ जॉब इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन अ मॉनिटर। अब उसका आउटपुट डेफिनेटली मॉनिटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। जनरली द कमांड्स गिवन बाय द यूज़र टेक्स वेरी लिटल टाइम टू एग्जीक्यूट। जो कमांड यूज़र एंटर करता है वो बहुत कम टाइम लेती हैं। द कंट्रोल रिटर्न्स टू कमांड लाइन आफ्टर फिनिशिंग अ कमांड। एक कमांड को ख़त्म करने के बाद जो कंट्रोल है वो दोबारा कमांड लाइन की तरफ आता है। इट डिस्प्ले अ प्रॉम्प्ट टू इंडिकेट दैट द सिस्टम इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट एन अदर कमांड। अब इसने इस चीज़ को शो करना होता है कि जो सिस्टम है वो नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट, ये वो सिस्टम होते हैं इन विच ईच टास्क इज़ गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट, जिसमें हर जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। एंड ऑल टास्क आर गिवन टाइम। जितनी भी जॉब एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होती है इनको वेटिंग में नहीं रखा जाता, बल्कि सबको जो है वो टाइम स्लाइस दिया जाता है, सो दैट ऑल प्रोसेसेस रन सेमलेसली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ताकि सारे के सारे जो प्रोसेस है वो सीमलेसली एग्जीक्यूट हो सके बगैर किसी प्रॉब्लम के। हर प्रोसेस को टाइम मिले, इक्वल टाइम मिले, और हर प्रोसेस जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वेट। इन आ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अलाउज मैनी यूज़र टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब ये यूज़र को अलाउ करता है कि वह कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर कर सके। इन अदर वर्ड, टाइम शेयरिंग रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन टाइम स्लॉट टू सीरियल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। अब हमने बात की थी कि जिस प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है उसको जो है वो टाइम स्लाइस चाहिए, तो ये सारे का सारा टाइम स्लाइस
किसी एक प्रोसेस को देने की बजाय या एक तमाम रिसोर्सेज एक जॉब को देने की बजाय उसको तमाम जो है वो जॉब्स जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होती हैं उनमें डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से जो है वो जितने भी यूज़र्स होते हैं वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको इनकी रिक्वेस्ट का जो है वो रिस्पॉन्स वो मिल। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेस इन इंटरेक्टिव सिस्टम। मल्टी यूज़र इस तरह से होता है कि एक से ज़्यादा यूज़र्स को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, एक से ज़्यादा यूज़र इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मल्टी प्रोसेस होता है मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। वो एक के बाद एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है और स्विचिंग इतनी फ्रीक्वेंटली हो रही होती है कि यूज़र को अंदाज़ा नहीं होता कि उसके प्रोसेस के साथ कई और प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू शेयर कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। ये मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि वो कंप्यूटर को एक ही वक्त में शेयर कर सके। इट इज़ यूज्ड व्हेन सीरियल यूज़र्स आर लिंक्ड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू आ सिंगल कंप्यूटर। ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है जहाँ पे कई यूज़र्स जो हैं वो मल्टीपल नेट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू एक सिंगल कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं। द कंप्यूटर फर्स्ट वर्क ऑन वन यूज़र टास्क फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अब कुछ सेकेंड्स के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, नैनो सेकेंड के लिए यूज़र सिस्टम एक यूज़र के टास्क पे काम करता है, देन गोज़ टू द नेक्स्ट यूज़र टास्क, तब वो जो है वो अगले यूज़र के टास्क पे चला जाता है। इट इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू टाइम स्लाइसिंग। अब ये टाइम स्लाइसिंग के थ्रू कंप्लीट होता है। ईच टास्क गेट्स अ टाइम स्लाइस इन राउंड रोबन फिजन। अब ये राउंड रोबन एक तकनीक है जिसके थ्रू डिफरेंट जॉब्स को एग्जीक्यूशन के लिए टाइम स्लाइस मिलता है। द टास्क कंटिन्यूज अनटिल द टाइम स्लाइस एंड्स। अब जब तक वो जॉब एग्जीक्यूट होगी तब तक उसका टाइम स्लाइस एंड नहीं हो जाता। द टास्क स्टॉप व्हेन द गिवन टाइम स्लाइस इज फिनिश्ड एंड वेट्स फॉर अनदर टाइम स्लाइस। अब टास्क स्टॉप होगा जब उसका दिया गया टाइम स्लाइस एंड हो जाएगा। अब वो जो जॉब होगी वो नए टाइम स्लाइस के लिए जो है वेट करेगी। ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है टेक्निक जहाँ पे एक सर्वर है और कई यूज़र जो है वो क्लाइंट्स के थ्रू उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से आप यूट्यूब के ऊपर कुछ सर्च करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हो, तो सर्वर तकरीबन उनके एक होता है। अब उसके साथ कई यूज़र जो है वो इंटरेक्ट होते, राब्ता कर रहे होते, काम कर रहे होते हैं। अब वो सबको जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइक यूट्यूब से आप कुछ सर्च कर रहे हो, आपका जो क्लाइंट है, आपका मोबाइल जिससे या कंप्यूटर जिससे आप सर्च कर रहे हो वो क्लाइंट कहलाएगा। अब वो यूट्यूब के साथ कनेक्ट होगा। अब जिस सर्वर के साथ वो कनेक्ट होगा उस सर्वर के साथ जो है वो कई दूसरे क्लाइंट्स भी कनेक्ट होंगे, वो कुछ सर्च कर रहे होंगे, कुछ डाउनलोड कर रहे होंगे। तो अब जो उसका सर्वर है वो तमाम क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। आपकी को भी सर्च करके देगा, किसी दूसरे क्लाइंट को कुछ डाउनलोड करके देगा, थर्ड को कुछ लाइव डिस्प्ले करेगा। तो ये कैसे होता है, वो अपने टाइम सीपीयू के टाइम को डिवाइड कर लेता है। अब हर एक रिक्वेस्ट ने प्रोसेस होना है, तभी जो है आप सर्च कर सकते हो। आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी तो आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो, प्रोसेस होगी तो आप कुछ लाइव देख सकते हो। अब प्रोसेसिंग किसने करनी है, सीपीयू ने। अब सीपीयू किस तरह से करेगा, टाइम स्लाइसिंग के थ्रू, कि वो टाइम को जो जॉब्स जो रिक्वेस्ट उसके पास होंगी उनमें डिवाइड कर देगा। फर्स्ट जॉब आएगी वो कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, अगर उस टाइम में उसका काम कंप्लीट होता है तो वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। अगर उसका काम ख़त्म नहीं होता तो वो वेट करेगी, उसको दोबारा से टाइम स्लाइस मिलेगा और ये तब तक होगा जब तक कि उसका काम कंप्लीट नहीं होता। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसको राउंड रोबन फिजन कहा जाता है। द कंप्यूटर ऑपरेटर ऑपरेट्स वेरी क्विकली एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट टाइम स्लाइस टू वेरियस टास्क। अब कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ी के साथ ऑपरेट करता है और टाइम स्लाइस जो है जो टास्क होते हैं उसके पास एग्जीक्यूशन के लिए तैयार उन सब में डिवाइड करता है। द कंप्यूटर रैपिडली स्विचेस बैक एंड फोर्थ अमंग डिफरेंट टास्क। अब ये बहुत तेज़ी के साथ टास्क में जो है वो मतलब स्विच करता है, पहले जॉब 1 पे, फिर जॉब 2 पे, फिर जॉब 3 पे, 4 पे, 5 पे। और अगर वो अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा, जब अब डिफरेंट जॉब्स के दरम्यान जब वो अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा, अब 6 पे आके अगर जॉब 1 ने अपना काम कंप्लीट अभी नहीं किया, वो जॉब पूल का हिस्सा है, तो उसको वो दोबारा से जो है वो जॉब 1 को टाइम देगा। इस तरीके से फिर 2 को, फिर 3 को। ये तब तक वो एक सर्कल में काम करेगा जब तक कि जॉब्स अपना काम कंप्लीट करके सिस्टम से बाहर नहीं निकल जाती। वो टाइम स्लाइस एक
के बाद एक के दरम्यान में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनके दरम्यान में स्विच करेगा, उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, उनको प्रोसेस करेगा. The CPU can be allocated to a job only if the job is currently in memory. अब CPU जो है सिर्फ उसी जॉब को रिस्पॉन्स कर सकता है, टाइम स्लाइस दे सकता है जो कि मेन मेमोरी में है. टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज CPU scheduling and multi programming to provide each user with a small portion of time of shared computer. अब ये जो इम्प्लीमेंट होता है ये तकनीक, ये CPU scheduling के थ्रू होती है. scheduling के पहले किसको टाइम स्लाइस देना है, बाद में किसको देना है. और मल्टी प्रोग्रामिंग में कि मतलब एक से ज़्यादा जो है वो जॉब्स मेन मेमोरी में लोड है और वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं. तो ये उसी को टाइम स्लाइस मिलेगा जो मेन मेमोरी के अंदर होगी. अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ये बहुत पेचीदा सिस्टम है. इट इज़ मोर कम्प्लेक्स देन अ मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम. ये मल्टी प्रोग्राम सिस्टम की निस्बत ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स है. क्यों कम्प्लेक्स है? मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर एक जॉब थी, वो एग्जीक्यूट हो रही थी. अगर उसको इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए तो वो अपना काम एग्जीक्यूट होती रहती थी जब तक कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती थी. मतलब अगर उसने सस्पेंड होना है तो उसने किसी अपने इशू की वजह से सस्पेंड होना है, सिस्टम ने उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करना. लेकिन इसके अंदर एक प्रोसेस आ रहा है, वो कुछ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर वो सस्पेंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है, वो सस्पेंड हो रहा है, फिर थर्ड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है. जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है. तो जहाँ तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है उसकी स्टेट को सेव किया जाता है. फिर जो है वो नए प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को शुरू किया जाता है. ये जो प्रीवियस प्रोसेस की स्टेट को सेव करना, नेक्स्ट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को शुरू करना, इसको हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं. तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत कम होती है इन केस कि जॉब खुद जो है वो अपने किसी काम के लिए बाहर जाए. लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर ये बहुत फ्रीक्वेंटली होती है क्योंकि हर एक जॉब ने कुछ टाइम पीरियड के बाद सस्पेंड हो जाना होता है और नई जो है वो जॉब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है. इट मस्ट बी एबल टू हैव सिविल जॉब रेडी इन मेमोरी साइमल्टेनियसली. अब इसमें कई जॉब्स को मेन मेमोरी में एक ही वक्त में रेडी रखना पड़ता है. इट रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन. अब इसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अहम हो जाती है और प्रोटेक्शन भी कि एक जॉब दूसरे जॉब के एरिया में इंटरफेयर ना करे. मतलब दो जॉब अगर एग्जीक्यूट हो रही हैं तो उनका डाटा आपस में मिक्सअप ना हो. तो जब भी एक प्रोसेस सस्पेंड होता है उसकी स्टेट को भी इसीलिए सेव किया जाता है कि उसकी जो प्रोग्राम है, उसका जो डाटा है, जो नेक्स्ट जॉब स्टार्ट करनी है उसके साथ मिक्सअप ना हो. जॉब मस्ट बी स्वैप्ड इन एंड स्वैप्ड आउट इन अ रीज़नेबल टाइम. अब समटाइम स्वैपिंग भी करनी पड़ती है. स्वैपिंग क्या है कि कोई जॉब वर्चुअल मेमोरी के अंदर है, मेन मेमोरी में स्पेस नहीं थी, उसको वर्चुअल मेमोरी में यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो स्टोर किया गया. अब जब उसको एग्जीक्यूट करना है उसको रैम के अंदर जो है वो लोड किया जाएगा, ये स्वैपिंग कहलाएगा. अगर कोई जॉब रैम के अंदर है उसको किसी इशू की वजह से मेमोरी मैनेजमेंट के किसी इशू की वजह से वर्चुअल मेमोरी की तरफ जो है वो लेके जाना है तो ये स्वैप आउट कहलाएगा. इट मे बी अचीव्ड बाय यूजिंग वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी इज द टेक्निक दैट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ जॉब दैट मे नॉट बी कम्प्लीटली इन द मेमोरी. अब वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी तकनीक है जिसमें उस जॉब को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है जो कि कम्प्लीटली मेमोरी में नहीं है. अब क्यों कम्प्लीटली मेमोरी में नहीं है? क्योंकि मेमोरी में स्पेस नहीं है. तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि उस जॉब की अगर 10 इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो मेन मेमोरी में लोड कर लिया जाएगा, 9 इंस्ट्रक्शन वर्चुअल मेमोरी में होंगी. अब जो मेन मेमोरी में है उसको टाइम स्लाइस मिल गया, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. जब नेक्स्ट टाइम स्लाइस मिलेगा उस जॉब को तो उसका जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसको वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा और फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की जाएगी. तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जॉब